हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे नीट पीवाईक्यू और नीट पीवाईक्यू में आपका चल रहा था, यानी पीवाईक्यू देख रहे थे। 38 ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे। तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम पे, आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग पीवाईक्यू लगाए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का 38 ईयर का पीवाईक्यू। यानी इक्विलिब्रियम में दो पोर्शन हो जाता है, दो चैप्टर हो जाता है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग नीट का पैटर्न देख चुके थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का नीट का पैटर्न क्या है। तो नीट का केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको ये पता ही है क्या पढ़ना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला पैटर्न होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है। यानी सबसे पहले नीट का पैटर्न है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। पहला नीट का पैटर्न ये है। फिर दूसरा नीट का पैटर्न ये है आपका कि ली चैटलियर प्रिंसिपल पे, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मतलब कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ये प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, ये कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, और इनर्ट गैस का एडिशन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेज पे। और फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक होता है इक्विलिब्रियम स्टेज को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद नीट का अगला पैटर्न हो जाता है आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केपी और केसी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में केपी और केसी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यानी ले दे के यहाँ नीट का पैटर्न इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका इक्विलिब्रियम स्टेज से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिएगा ये इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक का देख लेते हैं, बहुत पहले पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। अगर फिजिकल प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां का क्वेश्चन है नीट 1995 का। तो देखिए क्या क्वेश्चन, तो देखिएगा नीट का पैटर्न क्या है। तो नीट ये पहला क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का 1995। हम 38 ईयर लगाए, पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। पढ़िए तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो देखिएगा कह रहा है कि इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर एबो लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब अगर लिक्विड और वेपर है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो वो जो उसका वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट बना हुआ है। क्यों कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि लो टेम्परेचर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, कि नन ऑफ दिस। बिल्कुल आसान है। जैसे एक बर्तन में कोई लिक्विड है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बर्तन में कोई लिक्विड है। अगर ये बर्तन में लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड का अगर ये वोलाटाइल लिक्विड होगा तो इसका वेपर भी बनेगा। अगर ये इस लिक्विड का क्या बनेगा, वेपर भी बनेगा, और ये लिक्विड का वेपर बनेगा, और लिक्विड का वेपर बनेगा तो शुरुआत में वेपर बनेगा, ज़्यादा बनेगा तो इस बर्तन से टकराएगा तो इसमें वेपर प्रेशर हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितनी तेजी से वेपर बनेगा उतनी तेजी से क्या होगा, कंडेंस भी होगा। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होगा। यानी हमसे क्वेश्चन कहा गया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये आपका क्या है, वेपर है, ये आपका क्या है, वेपर है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होगा कि जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो, बराबर हो। यानी उस कंडीशन पे अगर आपको वेपर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो इसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्यों, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो वेपर कम बनेगा, इस लिक्विड का वेपर कम बनेगा, और इस लिक्विड का वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। और चूंकि हमें वेपर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, अगर वेपर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा, इस बर्तन से ज़्यादा टकराएगा, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन नीट 1995 में। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा रिसेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक जो नीट का होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्वेश्चन।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन ये, अब ये सब पैटर्न है, यही है, पीआईक्यू ही आएगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो नीट 2025 इसी साल नीट 2025 में क्वेश्चन आया, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो जाएगा टू बी में। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर, ये 2500 एट 1000 केल्विन, और ये आर की वैल्यू दिया है 0.08383 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और केपी की वैल्यू पूछा है 1000 पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक सिखा दें आपको। इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी, जबकि इरिवर्सिबल कहाँ जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड में जाएगा। और चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ मिलेगा, जहाँ फॉरवर्ड भी जा सके और बैकवर्ड भी जा सके, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज आता है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर का हिंट देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ए गैस है और बी गैस है, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सी गैस और डी गैस। आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सी गैस और क्या बना लेगा, डी गैस बना लेगा। और कहने का मतलब अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये बैकवर्ड जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। अच्छा देखना, तो यहाँ से हमें फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड किससे मिलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट, और फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। और यहाँ से बताइए, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। और के एफ को बोला जाता है फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट या फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये बताइए, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, अगर रेट ऑफ बैकवर्ड अगर आपको पता करना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ देयर रिएक्टेंट। यानी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ देयर रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है, सी और डी, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर क्या हो जाएगा, के बी, और ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी और क्या हो जाएगा, डी। यानी यहाँ ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन जितना तेजी से फॉरवर्ड जाता है उतना ही तेजी से क्या होता है, बैकवर्ड। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। और रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह लिख सकते हैं फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी। अच्छा, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन डी अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। और यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाता है फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाता है, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, एक टर्म होता है केसी और एक टर्म होता है केपी, एक टर्म होता है केसी, एक टर्म होता है केपी। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, अगर इक्विलिब्रियम आप निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, और अगर आप इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो प्रेशर के टर्म में, तो अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, केसी, क्या हो जाएगा, केसी। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन क्या हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर केसी निकाल रहे हो तो कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, अगर केपी निकाल रहे हो तो यानी प्रेशर रखना पड़ेगा। प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम अपान क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। यानी केसी जो है, केसी में क्या रखा जाता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और केपी निकालने में क्या रखा जाता है, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ये रखा जाता है। और फिर इसके बाद केपी और केसी में एक रिलेशन आपको बताया था, केपी बराबर क्या होता है, केपी बराबर हो जाता है, केपी बराबर हो जाता है केसी, और ये क्या हो जाएगा, आरटी के पावर डेल्टा एनजी। आपको सर ने पढ़ाया होगा, आरटी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी। तो यानी ये केपी और केसी के बीच रिलेशन है, ये केपी और केसी के बीच रिलेशन है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, यानी केसी बराबर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। एक फार्मूला ये निकल के आया, एक फार्मूला ये, और ये डेल्टा एनजी क्या होता है, गैसियस नंबर ऑफ गैसियस मोल। डेल्टा एनजी जो होता है क्या हो जाता है, समेशन ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड जितना गैसियस मोल होगा माइनस रिएक्टेंट साइड जितना गैसियस मोल होगा, सबको ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ये हिंट दिए हैं कि इक्विलिब्रियम में ये चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ए और बी। रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन सी और डी। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टर्म में होता है, एक कंसंट्रेशन के एक प्रेशर टर्म में, और कंसंट्रेशन में टर्म में केसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। और केपी अगर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ से निष्कर्ष, और केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या होता है, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और आर क्या होता है गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के उस पे, और ये पार्शियल प्रेशर के आधार पे। और यहाँ पे एन जी क्या होता है, समेशन ऑफ पार्शियल समेशन ऑफ मोल ऑफ गैस माइनस समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। तो देखिएगा नीट 2025 का बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं आती। नीट में कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं आता, बस एनसीईआरटी से आता है, कॉन्सेप्ट से है। उससे ज़्यादा जरूरी केमिस्ट्री मतलब कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि जैसे पढ़ा, फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्ट हो गया बी में और रिवर्सिबल। अच्छा, फिर कहा बैकवर्ड रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाई फैक्टर ये 2500। यानी हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये जो बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट होता है वो 2500 टाइम ज़्यादा होता है, यानी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। पहली बात तो ये बताया। अच्छा, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है केपी वो, और ये बताइए ये 1000 केल्विन, ये हमें बताइए अगर टेम्परेचर 1000 केल्विन है तो हमें केपी बताना है। तो केपी बताना है तो बताओ केपी कैसे पता चलेगा, ये फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट बैकवर्ड कांस्टेंट इसके बीच रिलेशन दिया और हमें केपी पूछा है, तो हम डायरेक्ट इससे केपी नहीं निकाल सकेंगे, इससे तो हम केसी निकाल सकते हैं। तो केसी बराबर क्या हो जाता है, केसी बराबर होता है फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, और फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट ये क्या मान लेते हैं केएफ हो जाएगा। और बैकवर्ड जो होता है ये 2500 टाइम यानी 2500 टाइम ज्यादा होता है ये फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट से। तो यानी केसी कितना आ गया, 1/2500, कितना आ गया 1/2500। और केसी की वैल्यू पता चल गई हमें, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, केपी बराबर होता है केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी कैसे पता चलेगा, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितना होगा। अच्छा, ये इधर रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट है, तो यहाँ बताइए डेल्टा एनजी, यहाँ से बताइए प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितना है 2 है, और रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल कितना है 1 है, तो डेल्टा एनजी कितना आ गया 1। वैल्यू रखिए आपका आंसर। तो केपी बराबर ये केसी की जगह क्या होगा 1 ये क्या हो जाएगा 2500, और आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है 0.0831 इंटू, और टेम्परेचर कितना दिया है 1000, और डेल्टा एन जी कितना आया 1, यानी केपी बराबर क्या हो जाएगा 1/2500।
और ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जीरो आगे आ जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, और ये 83.1 हो जाएगा, मतलब 83 मान लेते हैं, 83.1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बताओ, ये 83.1 बटे ये क्या हो जाएगा 25, और ये 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस का 2, तो ये बताइए 25 यहाँ 75, यानी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो आगे कर लेंगे 0.33। कौन सा आंसर, ए ऑप्शन नीट 2025 का। इसी स्पेस में सॉल्व करना है, यानी सॉल्व कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी है। फार्मूला तो किसको नहीं रटा होता है, केपी बराबर केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, फार्मूला तो सबको रटा होता है, मगर प्रैक्टिस जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कब कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको केसी निकालना पड़ा, और केसी बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नीट 2025। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन, हाँ अगला ये बहुत पैटर्न है, ये तो बिना इसके तो पेपर ही जैसे नहीं बनाता, ये है, ये देखो कई बार एग्जाम में आया, इस पैटर्न पे कई बार एग्जाम में आया, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट सिखा दूं, तब ये क्वेश्चन सेकंडों का आंसर है, सेकंडों में आते हैं ये सब क्वेश्चन, सेकंडों में, तो कभी कभी तो पेन भी नहीं चलाना पड़ता, देखो सेकंडों में आएगा, नीट 2024 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन पढ़िए तो फिर आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर इस क्वेश्चन कराएंगे। एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रिया आर, ये बताओ, ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया है, और हमसे कहा K1 और K2 के बीच रिलेशन फिट करिए, K1 और K2 के बीच रिलेशन फिट करिए। चलो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ये क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं, तो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन सेकंडों में आंसर आएंगे, सेकंडों में आंसर आएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगा। तो पहले ये आप पढ़े होंगे जब सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कौन सा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके चेंज होने से चेंज हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसके चेंज होने से चेंज होती है, पहला है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये बताइए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो कैसे होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक इक्विलिब्रियम स्टेज होता है और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेज जो होता है लीच एटलियर प्रिंसिपल में आता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड करेगा, प्रेशर भी प्रोवाइड करेगा, कैटालिस्ट भी प्रोवाइड करेगा, प्रेशर वॉल्यूम भी प्रोवाइड करेगा, इन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस भी प्रोवाइड करेगा, और क्या कहते हैं टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर होता है स्टॉकमेट्रिक कोफिशिएंट, और चौथा फैक्टर होता है मल्टीप्लिकेशन, ये कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उससे प्रभावित नहीं होता, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा स्टॉकमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करने से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब टेम्परेचर, एक होता है एंडोथर्मिक, एक क्या होता है एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कोई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटता है। अच्छा दूसरी बात, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, तो अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। यानी कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा, अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा। और इस बात को आर्हेनियस साहब ने प्रूव भी किया था अपने इक्वेशन से। यानी कैसे, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, और ये जैसे चलो ये देख लेते हैं। अगर थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन, तो थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन में देखिएगा, अगर कोई थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन है तो ऐसा रिएक्शन ना तो इसमें हीट देना पड़ रहा है ना हीट निकल रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगा। अगर थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगा तो वहाँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके पावर 0, तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। अगर थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगा तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना रहेगा, कोई फर्क नहीं बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना रहेगा। अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी निष्कर्ष ये निकला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा। और थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये इससे टेम्परेचर घटाइए बढ़ाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ये इफेक्ट नहीं होगा। और इसी बात को आर्हेनियस साहब ने अपने इक्वेशन से न्यूमेरिकली बताया था, न्यूमेरिकली सॉल्व किया था। आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है, तो देखिए एक होता है डिफरेंशियल फॉर्म और एक क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, आर्हेनियस से ये बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन, ये बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताइए, डी एल एन के अपान डी टी बराबर ये हो जाता है डेल्टा एच अपान, ये क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म, ये आर्हेनियस का डिफरेंशियल फॉर्म है। और एक होता है नॉन डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया है, डिफरेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल फॉर्म। और एक होता है नॉन डिफरेंशियल फॉर्म आर्हेनियस इक्वेशन का, तो क्या हो जाता है, log बेस 10, ये K2 अपान क्या हो जाएगा, K1 बराबर डेल्टा एच अपान 2.303 और 2.303 आर और ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। और इसी बात को कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा घटाने पे क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ये आर्हेनियस साहब ने मैथमेटिकली प्रूव किया था। ये अच्छा, पहला फैक्टर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो प्रभावित करता है, पहला टेम्परेचर। दूसरा होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बना है, नीट का पैटर्न है। दूसरा है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ, तो ये देखो ये जरूर याद रखना है, ये इसी बताने के लिए देखो इसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इसी एक तरीके पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लेते हैं, कहने का मतलब हमारा कोई रिएक्शन है ए और बी, आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं सी और डी में, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सी और डी में। अब मान लेते हैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया है के, क्या दिया है, के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया है। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे ना तो कुछ नहीं करना है, जैसे रिएक्शन को रिवर्स किया तो सी इधर आ जाएगा, सी डी इधर हो जाएगा, और क्या करते हैं, और ए बी इधर आ जाएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब के की जगह क्या हो जाएगा, के डैश, के की जगह क्या हो जाएगा, के डैश हो जाएगा। यानी पहले ये रिएक्शन था तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना था, के था। अगर रिएक्शन को, अगर ये रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर इसी रिएक्शन को पलट दें तो ये आ जाएगा, तो इसी रिएक्शन को अगर पलट देंगे, अगर रिवर्स करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 अपान के कर देना, क्या कर देना, 1 अपान के। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि अगर आपने रिएक्शन को पलटा तो यानी वहां पे अगर डेल्टा एच में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कर दो, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर दे। मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होगा, ये हमारा, इसको हम क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन, और ये हमारा क्या होगा, इसी रिएक्शन को पलट दिए हैं, रिवर्स कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान के, यानी के डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान के।
यानी आपने इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर पलटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी को पलट के तब ये लाए हैं, तो रिवर्स किया है, रिवर्स करने का मतलब 1/k। अच्छा, अगर हम कह दें इसमें ये, इसके लिए बताइए ये क्या होगा कि अगर इसी में हम n से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, इसी रिएक्शन में n से मल्टीप्लाई कर दें, n से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा 1/n, और ये क्या हो जाएगा a सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1 सॉरी ये क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा na, और क्या हो जाएगा ये nb, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा nc, और क्या हो जाएगा nd। अच्छा, अगर आपने इसमें n से मल्टीप्लाई किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और आएगा, क्या आएगा, कुछ और आएगा। मान लेते हैं k डबल डैश कर लेते हैं, k2 मान लेते हैं, k2 कर लेते हैं। तो ये बताओ, मान लेते हैं ये k2 ये k डबल डैश मान लेते हैं, अगर इसको k1 माने होते हैं तो k2 मान लेते हैं, अगर k माने तो इसको क्या मान लें, k डैश मान लें, k डैश। तो बताओ अब k डैश क्या हो जाएगा, तो ये अब इसको मेन इक्वेशन मान लेना। आप क्या मानोगे, ये मेन इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से ये लाना है। तो बताओ इस इक्वेशन में ऐसा क्या कर दिए कि ये आ जाए, तो इसमें क्या कर दिया n से मल्टीप्लाई, क्या कर दिया n से मल्टीप्लाई, ये हम इसको मेन इक्वेशन मानेंगे। इसका हमें पता करना है, तो जिसका पता करना है उसे क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन। और मेन इक्वेशन मानेंगे तो इसको क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई, इसमें n से मल्टीप्लाई किया, अगर इसमें n से मल्टीप्लाई करा यानी सेम रखा, रिवर्स नहीं किया, सेम रखा, a इधर है a इधर है, तो सेम रखा, n से मल्टीप्लाई किया तो सेम रखेंगे तो ऊपर ही रहेगा, और n से मल्टीप्लाई किया तो ये n के पावर में लगा देना, k की पावर में n लगा देना है, क्या लगाना है, k जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के पावर में लगा देना है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था, अगर डेल्टा एच में n से मल्टीप्लाई करते थे तो डेल्टा एच में n से मल्टीप्लाई, वहां पावर में नहीं मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर में लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k की पावर n, क्या हो जाएगा k की पावर n। अच्छा ठीक है, अगली बात, अगर आपने इसी रिएक्शन, अगर हमें इस रिएक्शन के लिए पूछा, अगर हम आपसे इस रिएक्शन के लिए पूछे 1/na, और ये क्या हो जाएगा 1/nb, और ये क्या हो जाएगा ये 1/nc, और क्या हो जाएगा 1/nd। तो इसके लिए हमें बताइए क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या, इसको क्या मानेंगे मेन इक्वेशन, और इसी से लाना है, इसी से लाना है, तो इसी वाले से लाना है। तो बताओ इसमें ये हमारा मेन इक्वेशन, इसका पता करना है, ये हमारा क्या है मेन इक्वेशन, और इसी से लाना है। तो बताओ इसमें हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये आ गया, तो इसमें ऐसा क्या किया, इसमें हमने क्या किया 1/, या कह दीजिए n से डिवाइड किया, या कह दीजिए 1/n से मल्टीप्लाई किया। अगर आप 1/n से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसके पावर में 1/n लगा दोगे। अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n की पावर चढ़ा देते हैं, 1/n से मल्टीप्लाई किए तो 1/n, कहने का मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लगा देते, k की पावर 2 हो जाता। अगर ये हाफ, ये 2 से डिवाइड किए यानी आधा से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/2 हो जाएगा ये। तो बस ये कॉन्सेप्ट मान रखना, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1/n कर देंगे। अगर आपने रिएक्शन में ये किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो इसके पावर में लगा देंगे। अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर दिया, डिवाइड का मतलब 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके पावर में लगा देंगे। बस इसी देखो, इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या है, नीट 2024 का क्वेश्चन देखिए, नीट 2024 क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन। तो कह रहा है एट गिवन टेम्परेचर द प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर इक्विलिब्रिया। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है। तो हमसे कहा इनके बीच रिलेशन। तो अच्छा, जैसे हमें कहना है k2 बराबर, चलो हम पहले k2 बराबर निकालना चाह रहे हैं। तो हम k2 बराबर अगर निकालना चाह रहे हैं, k2 बराबर कितना होगा, तो हम k2 को मेन इक्वेशन मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मेन इक्वेशन मान लेंगे। तो k2 बराबर अगर आप लाना चाह रहे हैं तो हमें इनको बीच में रिलेशन फिट करना है। तो जिसके बराबर लाना है उसको मेन इक्वेशन, तो इसको क्या मान लिया मेन इक्वेशन। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, और इसी का हमें पता करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन। और ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी के बारे में पता करना है। तो बताओ इसी में क्या उलटफेर करें कि ये आ जाए। तो देखो ये मेन इक्वेशन में A3B कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है 1 मोल है, जबकि इस वाले में A3B कहाँ है, राइट साइड में है 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, क्या करना पड़ेगा
रिवर्स करना पड़ेगा। इसको ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में उलट फेर करके लाना है। तो ये बताओ मेन इक्वेशन में A3B कहाँ है, लेफ्ट साइड में है 1 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है, राइट साइड में है 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, और साथ में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी ये K1 को क्या किया, रिवर्स किया, तो क्या हो जाएगा 1 अपान, ये क्या हो जाएगा 1 अपान K, और ये आधे से मल्टीप्लाई किया तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/2, यानी कह सकते हैं K2 बराबर 1 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा K1। 1/2 का मतलब, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट K1। चाहे ये कर लो ऐसे, तो देखो इसमें कोई मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, K2 बराबर इतना। चलो हमें K1 बराबर लाना था, तो अगर हम ये, तो ये बात समझ में आती है ना। तो जिसके बराबर लाना है उसको क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन। इसको मैंने क्या बना, K2 बराबर हम लाना चाह रहे थे, तो K2 को क्या माना, मेन इक्वेशन, और इसी में उलट फेर करके लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में A3B कहाँ है, लेफ्ट साइड में है और 1 मोल है, जबकि इस वाले में कहाँ है, राइट साइड में है 2 मोल है। तो इसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, और रिवर्स करेंगे तो 1/K1 हो जाएगा, और क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, तो ये 1/2 से ये कर देंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा। चलो अगर हम मान लेते हैं तो हमारा आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो हमें अगर K1 बराबर लाना था, चलो हम K1 बराबर हम K1 बराबर चाहते हैं, K1 बराबर हम लाएं। तो K1 बराबर अगर आप लाना चाहते हो तो देखो क्या करोगे, तो K1 बराबर लाना चाहते हैं तो देखो क्या करेंगे, तो हम इसको क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन। अब हम अब की बार K1 बराबर लाना चाहते हैं ना, तो इसको क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें उलट फेर करके ये लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में ये बताओ A3B कहाँ है, राइट साइड है 2 मोल है, जबकि इस वाले में कहाँ है, लेफ्ट साइड है 1 मोल है। तो बताओ मेन इक्वेशन में A3B कहाँ है, राइट साइड में है 2 मोल है, जबकि इस वाले में कहाँ है, लेफ्ट साइड में 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, यानी रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, रिवर्स, और रिवर्स करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 1/K2, क्या हो जाएगा, K1 बराबर क्या हो जाएगा 1/K2, और साथ में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, साथ में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मेन इक्वेशन में ये कहाँ पे है, राइट साइड में है और 2 मोल है, जबकि इसी के बाद यही हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/K2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पावर में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये के, तो यानी K1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, K1 बराबर आ गया 1/K2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो ये बताओ क्या ये होगा, क्या नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। तो अच्छा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बताया K2 बराबर क्या अगर लाना है तो इसको क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन, तो इसी में उलट करके कर लाना हुआ, तो ये बताओ ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा, तो वो उस तरीके से भी निकालें, तो किसी एक को पकड़ लेना उससे आ जाएगा, ठीक है। या तो अगर इसी को करना है तो इसी में देख लेना ये क्या हो जाएगा, अब की बार क्या कर दो, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसी में इसी लाना है तो ये क्या कर दो, K2 इधर कर दो, K2 बराबर क्या हो जाएगा 1/, एक K2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/K1। अच्छा तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा K1 की पावर 1/2, यानी K2 बराबर क्या हो जाएगा 1/√K1। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। बस यही बार बार करना है, देखो कितनी बार अनगिनत बार नीट में IIT में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, यही मेन इक्वेशन, और उसी में जिसका निकालना है उसको मेन इक्वेशन मान लीजिए, बाकी उसी में उलट फेर करके देखिए क्या मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि क्या करना है, वैसे निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है आपका, ये 3 मोल ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल ओजोन में, और कह रहा है कि फॉर द एबो रिएक्शन ये कब कब हो रहा है 298 केल्विन, कब हो रहा है 298 केल्विन, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁻59, और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम, ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इतना दिया है, और आपसे ओजोन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर दिया। तो बताइए इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए Kc बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए, यानी इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा नीट 2022 का है, तो इस रिएक्शन के लिए Kc कैसे लिख सकते हैं, तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी ओजोन, और इसके कोफिशिएंट का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी O2 की पावर क्या हो जाएगा 3, और Kc की वैल्यू दिया है आपको, Kc की वैल्यू कितना दिया है आपको 3 × ये 3 × 10⁻⁻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 
59 और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का दिया है, ओजोन का पूछा है, तो ये आपसे ओजोन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा है, तो ये स्क्वायर अपान ओजोन का ये बताओ ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.04, यानी 0.04 का मतलब क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर माइनस का 2 और इसके पावर ये क्या हो जाएगा पावर ये 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर चलो अभी इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस का 59 और ये क्या हो जाएगा आपका ये 4 चौक 16 चौका 64 और इनटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 ये 4 और क्या हो जाएगा 6 3 दूनी 6 माइनस का 6। अच्छा यहाँ पे बताइए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 6 त्रिक 18 1 19 और इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 65 माइनस का 65 हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ये 65 का होगा नहीं तो एक जीरो आगे कर लेते हैं, एक जीरो आगे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 19.2 × 10 की पावर माइनस का 64 कितना हो जाएगा 64। अब ये ओजोन का ये O3 की पावर इतना आया तो ओजोन का क्या हो जाएगा यानी O3 की पावर स्क्वायर का कितना वैल्यू आया 19.2 × 10 की पावर माइनस का 64। अच्छा ये अगर इधर कर देंगे स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा तो 19.2 × 10 की पावर माइनस का 64। अच्छा 64 है तो ये कितना बाहर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 32। अच्छा ये इसकी वैल्यू कितना होगा, अगर ये 16 होता तो 4 आ जाता बाहर, अगर ये 25 होता तो कितना आ जाता बाहर 5 आ जाता, ये 16 और 25 के बीच में है तो इसका क्या हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग 4 और 5 के बीच 4.38 × 10 की पावर माइनस का 32। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन नीट 2022। अच्छा क्वेश्चन है, इसी में सॉल्व करना है, तो सिंपल कुछ नहीं दिया था, कुछ एकदम हल्का क्वेश्चन दे दिया कि इस रिएक्शन के लिए केसी लिखिए, केसी की वैल्यू दिया और ये ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया, ओजोन का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा तो केसी बराबर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वैल्यू रखा, सिंपल मैथ है, कुछ पूछा ही नहीं, कोई दम नहीं है, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है नीट 2022। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन नीट 2003 में पूछा गया, नीट 2007 में पूछा गया और नीट 2021 में आया, 17 में आया, तो देखिए यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे कहा गया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, यानी N2 और 3H2 कन्वर्ट करेगा, 2 अमोनिया बनेगा तो ये क्या हो जाएगा K1 है, और इसके लिए क्या है K2 है, और इसके लिए क्या है K3 है, इस रिएक्शन के लिए K3 है। तो हमें बताइए इस रिएक्शन के लिए यानी K क्या होगा, K की वैल्यू हमें बताना है। तो मैंने सिंपल बताया है, सिंपल क्या बताया है, तो सिंपल ये बताया है कि अगर ये हमारा मेन इक्वेशन है और इसी तीनों में उलटफेर करके आपको लाना है, इसी तीनों में उलटफेर करके लाना है, तो देखिए क्या होगा इसी तीनों में उलटफेर करके कैसे लाएंगे, तो देखिएगा, तो ये बताओ हमने कहा ये मेन इक्वेशन है और इसी में उलटफेर करके लाना है, तो बताओ मेन इक्वेशन में अमोनिया कहाँ है लेफ्ट साइड में और कितना मोल है 2 मोल में, इन तीनों में कहाँ है ये पहले वाले इक्वेशन में, इन तीनों में कहाँ है पहले वाले इक्वेशन में, इन तीनों में कहाँ पे है पहले वाले इक्वेशन में, तो राइट साइड में है और 2 मोल है, जबकि मेन इक्वेशन में लेफ्ट साइड में 2 मोल है, तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा रिवर्स, इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये K बराबर क्या हो जाएगा 1/K1 लिख देंगे। तो या अगर आप समझना चाहें तो चलो एक बार लिख भी देते हैं, ये अगर रिवर्स करेंगे आप तो क्या हो जाएगा NH3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा N2 + 3H2 में, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिवर्स किया आपने ना तो 1/K1 हो जाएगा। अच्छा दूसरा, अच्छा मेन इक्वेशन में टू ये कहाँ पे NO कहाँ पे राइट साइड है और 2 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है यहाँ पे दूसरे वाले में है राइट साइड में है 2 मोल है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको सेम रखेंगे, अगर इसको सेम रखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा ये इसको सेम रखेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा K2, क्या हो जाएगा K2, यानी अगर चलो इसको लिख भी देते हैं तो इसको सेम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये N2 + O2 और आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा 2NO, और इसको सेम रखे हैं तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। अच्छा बताइएगा
मेन इक्वेशन में वाटर कहाँ पे है, राइट साइड है 3 मोल है, जबकि इन तीनों में कहाँ है, इस वाले में है कितने, राइट साइड में मगर 1 मोल है। तो इसको क्या करेंगे, सेम ही रखेंगे, सेम ही रखेंगे, मगर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सेम ही रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई। तो सेम ही रखा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये सेम ही रखिए, सेम रखेंगे तो ऊपर ही रहेगा, और 3 से मल्टीप्लाई का मतलब कि इसके पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, सेम रखे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3s2, और ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा O2, और ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा H2O। तो इसको क्या किया मैंने, सेम रखा तो ऊपर ही रहेगा, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा पावर में 3। तो बताइए ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा ओवरऑल। तो देखो N2 से N2 कट जाएगा, और 3H2 से 3H2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2NS3, क्या बचेगा 2NS3, और क्या बचेगा ये 3/2, और ये क्या हो जाएगा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 O2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2NO में, और किस में 3H2O में। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर क्या हो जाएगा 3, यानी ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा K2 K3 की पावर 3 क्या हो जाएगा K1। ये आंसर क्लियर है, सिंपल है, वही किया मैंने। ये क्या होता है मेन, ये इसके लिए पूछा है, ये मेन इक्वेशन है, और इन्हीं तीनों में उलट फेर करके लाना है। मेन इक्वेशन में अमोनिया कहाँ है, लेफ्ट साइड में है 2 मोल है, जबकि इन तीनों में कहाँ है, राइट साइड है 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/K1 लिखेंगे। अच्छा, तो ये बताओ, और मेन इक्वेशन में 2NO कहाँ पे है, NO कहाँ है, राइट साइड है 2 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, यहाँ पे राइट साइड में 2 मोल है। तो इसको सेम रखेंगे, सेम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू K2। अच्छा, ये वाटर कहाँ पे मेन इक्वेशन में, राइट साइड में है 3 मोल है, जबकि इन तीनों में कहाँ है, इसमें है राइट साइड में 1 ही मोल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट सेम रखेंगे और क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये आंसर। ये देखो ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का पैटर्न, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। नीट 2003, 2007, 2017 वही सेम क्वेश्चन, तो कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन K2 K3 की पावर 3 और अपान K1, वही क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अगला, बार बार इसी पैटर्न पे, नीट नीट 2000 पैटर्न, आईआईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, वही देखो वही सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा है। तो कह रहा है नीट 2015 का, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बताइए ये रिएक्शन है N2O2 कन्वर्ट हो जाएगा 2NO में, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन पूछा है, तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या है K डैश है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा, इसी में उलट फेर करके लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में NO कहाँ पे है, राइट साइड है 1 मोल है, जबकि इस रिएक्शन में कहाँ है राइट साइड में मगर 2 मोल है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम रखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड का मतलब आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये जाके आएगा। यानी अगर सेम रखेंगे तो ये के ऊपर ही रहेगा, और आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, K डैश बराबर क्या हो जाएगा K की पावर 1/2। नीट 2015, तो वही क्वेश्चन में कहा गया था, सिंपल। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया है, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा था, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या मानेंगे मेन इक्वेशन, और इसी में उलट फेर करके इसको लाएंगे। तो बताओ मेन इक्वेशन में NO कहाँ पे है, राइट साइड में है और 1 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है राइट साइड में है 2 मोल है। तो इसको क्या करेंगे राइट साइड में है तो सेम रखेंगे, और ये और 2 मोल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आधे से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा K डैश बराबर K की पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2015। पेन भी नहीं उठाना पड़ता इस सब क्वेश्चन में, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन, कोई पेन भी नहीं उठाना पड़ता। अगला नीट 2012, क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल वही क्वेश्चन, फिर से घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछा, नीट 2012 का है। तो देखिए क्या है नीट 2012 का, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया है 278। मान लेते हैं इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया है 278, के बराबर क्या हो जाएगा 278 एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग सेम टेम्परेचर, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा के डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं के डैश, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन। अच्छा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दिया है और इसके लिए पूछा है, तो हम इसको क्या मानेंगे मेन इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा
मेन इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन हो जाएगा। इसी में उलट फेर करके इसको लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में SO3 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, एक मोल है, जबकि इसमें कहाँ है, राइट साइड में है, 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, और 2 से डिवाइड, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा ये लाने के लिए। और 2 से डिवाइड का मतलब आधे से मल्टीप्लाई, यानी के डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स करेंगे तो 1/k, और ये क्या हो जाएगा, आधे से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पावर का 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√k हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, के डैश बराबर 1/√, ये क्या हो जाएगा 278, कितना है 278, ये आपका कितना हो जाएगा 278। तो इसको सॉल्व करिए, तो देखो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए कितना आएगा, तो 278 है। तो ये बताओ 278 कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। तो 278 को सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, अंडर रूट ये 278 है, तो इसको समझेंगे, मान लेते हैं 15%, ये 15 दो, ये क्या हो जाएगा 225। ये देखो अगर ये 15 होता तो ये 15 पर, ये क्या हो जाएगा 15 पचे 75, ठीक है, 15 पचे 75, और 15 और 7 कितना हो जाएगा, ये 22, और 15 और 7 22, यानी 225 आता। अगर 16 होता, तो 16 होता तो कितना होता, 16 होता तो देखो सिंपल है, देखो चलो एकदम बेसिक से सिखा दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, चाहिए 6×36, और ये 6 का 6, और 6×3 6×4 10, ठीक है, और ये 6, और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से आएगा 6 और 6, और ये क्या हो जाएगा 266। अगर ये होता है 266 तो 16 भी नहीं होगा। तो ये अगर मान लेते हैं 16 और 17 के बीच में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 17 के बीच में हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं 16 पॉइंट समथिंग, मान लेते हैं 16 पॉइंट समथिंग, चलो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो चलो 16 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो 16, चलो 17 मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 17 के बराबर। और इसको सॉल्व करना है तो मान लेते हैं ऊपर अगर ये करना है तो इसको क्या करेंगे 100, और ये क्या करेंगे 10 की पावर माइनस का 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, तो ये तभी 1 आ जाएगा। ये 17, और 17 ये 17 छक्का लगभग इतना 6 × 10 की पावर माइनस का 2। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। हमने ये ऐसे निकाला है, एग्जैक्ट नहीं निकाला है। आपको भी एग्जैक्ट नहीं है, आपके मैथ इतना वो होना चाहिए कि या तो एकदम मैथ एग्जैक्ट आता हो, या तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर ये 25, ये 15 होता तो 15 पर 225, अगर 16 लेते तो 266, और यानी 16 से ज़्यादा यानी लगभग 17 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, और इसको सॉल्व करना है 1/17 को वैल्यू को सॉल्व करना है, तो इसको क्या मान लो 100 कर लो, और ये 10 की पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 17 छक्का 90, ये ऐसा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, सी। मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, इस बात का ध्यान रखना। आपको भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके आपको जल्दी आंसर निकालना है, ठीक है। जब एग्जैक्ट एकदम पूछा होता है, देखो जबकि यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 5, जबकि यहाँ पे क्या है 10 की पावर माइनस 2, ऐसे ही है, मैंने ये निकाल लिया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2012 का। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, तो कह रहा है कि गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड A2 एंड B2 गिव द कंपाउंड AB। तो A2 और B2 का रिएक्शन कराएंगे, क्या दिया है AB दिया है, और कहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ A2 दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ B2 दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ AB दे दिया है। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सील्ड वेसल, 527 डिग्री सेल्सियस बर्तन का टेम्परेचर है, तो कैसी को पूछ जल्दी, कोई दम है क्या, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए क्या कह दिया है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दिया है, और केसी पूछा है। तो केसी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। और सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है, ए बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना दिया है 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो चलो इसको 2 बार लिख देते हैं, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए और क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 दिया है, और B2 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 दिया है। 10 की पावर माइनस 3 गया, -3 गया। अच्छा ये 14 दूना 28, और ये 14 तिया 42 हो जाएगा, 3/2। और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 5, 5.6, और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा 9 छक 54, क्या हो जाएगा 9 छक 54, और फिर बचा 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, कोई दम ही नहीं रहता।
कोई दम नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया, केसी की वैल्यू पूछा, नीट 2012। अगला अगला देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार वही चीज़ पूछ रहा है। तो कह रहा है कि देखिए आपसे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई बार ये क्वेश्चन दे दिया। तो बताइए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया सिंपल है। क्या कहा गया? फॉर द रिएक्शन N2 और O2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया 2NO, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया K1। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है K1। अच्छा, फिर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K2 फॉर इस रिएक्शन के लिए ये कितना दिया है K2, और हमसे व्हाट इज द K फॉर इस रिएक्शन के लिए पूछा है। तो बताओ क्या है, बिल्कुल आसान हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, और ये मेन इक्वेशन है तो इसी दोनों में उलट फेर करके इसको लाना है। तो बताइए मेन इक्वेशन का मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। तो बताइए मेन इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चलो बताओ। मेन इक्वेशन में NO2 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में 1 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, इन दोनों में NO2 कहाँ है, इस वाले में है, दूसरे वाले में है, और 2 मोल है और राइट साइड में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, और क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। यानी ये बताओ मेन इक्वेशन में NO2 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है 1 मोल है, जबकि इन दोनों में किसके पास है, इसके पास है राइट साइड है 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, तब तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा। रिवर्स करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई। यानी K2 को क्या करना किया मैंने रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा 1/K2, और क्या किया 2 से डिवाइड का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा इसके पावर में 2 हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए मेन इक्वेशन में N2 किसके पास है, मेन इक्वेशन में N2 किसके पास है, इसके पास है। मेन इक्वेशन में N2 इसके पास है, तो मेन इक्वेशन में N2 इसके पास है। तो जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N2 इसके पास है लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पे क्या है राइट साइड में आधा मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, और ये रिवर्स करना पड़ेगा, और क्या होगा 2 से डिवाइड यानी आधे से मल्टीप्लाई। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, और ये आधे से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा K1 के ऊपर भी हाफ और K2 के ऊपर भी हाफ। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए नीट 2009 का। तो नीट 2009 का क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड दिया है इतना 1.5 × 10⁻⁵, और एससीएन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दिया है 4.5 × 10⁻10 रिस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। बिल्कुल आसान है। तो देखो अब वही क्वेश्चन दिया बट इनडायरेक्ट दिया। एस्टिक एसिड को जब तोड़ते हैं तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, और एससीएन को जब तोड़ते हैं तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। तो बताइए इस रिएक्शन के लिए हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। तो बिल्कुल आसान है। तो पहले जो कहा तो ये बताओ एस्टिक एसिड का डिसोसिएशन कराएंगे तो यानी एस्टिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। कैसा होता है वीक एसिड होता है, और वीक एस्टिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। वीक एसिड है तो रिवर्सिबल टूटेगा, और किस में टूट जाएगा एसीटेट आयन में, किसमें टूटेगा एस्टेट आयन में, और किसमें टूट जाएगा H+। और मान लेते हैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है K1। क्या दिया है K1, यानी K1 का मतलब कितना दिया है 1.5 × 10⁻⁵। अच्छा, दूसरा कहा है एससीएन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एससीएन भी वीक एसिड होता है तो ये क्या हो जाएगा रिवर्सिबली टूटेगा, और किसमें टूटेगा H+ में, और क्या हो जाएगा CN- में टूट जाएगा। और इसके लिए मान लेते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड है। तो ये बताओ ये क्या दिया है K2 दिया है, और इस रिएक्शन के लिए हमें पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, और इन्हीं दोनों इक्वेशन में उलट फेर करके लाना है। तो ये बताओ मेन इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K है, क्या है K है। तो इसका हमें बताना है। तो K बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा K बराबर, तो K बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से बताइए K बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, और इन्हीं दोनों इक्वेशन से लाना है। तो बताइए मेन इक्वेशन में एस्टिक एसिड कहाँ है लेफ्ट साइड है 1 मोल है, जबकि इन दोनों इक्वेशन में कहाँ है लेफ्ट साइड है 1 मोल है। तो इसको क्या रखेंगे सेम रखेंगे, और सेम रखेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा K1। अच्छा, मेन इक्वेशन में HCN कहाँ है, मेन इक्वेशन में HCN कहाँ है राइट साइड में है 1 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है दूसरे वाले में है लेफ्ट साइड में है 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स करेंगे तो 1/K2 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए। K1 की वैल्यू कितना दिया है 1.5 × 10⁻⁵, और K2 की वैल्यू कितना दिया है 4.5 × 10⁻⁻10। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा
15 तियाँ 45, कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, और ये बचेगा 1/3, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 5। अच्छा, एक जीरो और बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा 10 कर लेंगे, 10/3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 3 त्रिका 9, और फिर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 इंटू 10 की पावर प्लस का 4। कौन सा ऑप्शन, ये टी वाला, नीट 2009। वही क्वेश्चन है, वही है, बस पूछने का तरीका अलग है। वही पैटर्न था, वही नीट का पैटर्न था। तो ये बताओ, इसके एसिटिक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया था, ये एससीएन के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया था, और इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, इन्हीं दोनों में उलट फेर करके लाना है। तो मेन इक्वेशन में एसिटिक एसिड कहाँ है, लेफ्ट साइड में है 1 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, इस वाले में है लेफ्ट साइड में 1 मोल है। तो इसको सेम रखेंगे, सेम रखेंगे तो K1 ऊपर रहेगा। अच्छा, मेन इक्वेशन में एससीएन कहाँ है, राइट साइड में है 1 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, इसमें है लेफ्ट साइड में 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो 1/K2 वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2009। अगला नीट 2008, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। बताओ, नीट 2008 का क्वेश्चन है, तरह की वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना है 8 है। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना है 8 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इस रिएक्शन के लिए पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन इक्वेशन हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा के डैश। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है। तो ये आप बताओ मेन इक्वेशन है, तो इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा, तो इसको क्या बना देंगे मेन इक्वेशन, और इसी वाले में उलट फेर करके मेन इक्वेशन लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में एच आई कहाँ है, राइट साइड में है 2 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है लेफ्ट साइड में है 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, राइट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा रिवर्स, और 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यानी ये क्या करेंगे के को रिवर्स करेंगे तो 1/K हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/64। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2008। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए अगला, अगला बताइए नीट 2005, फिर से वही क्वेश्चन, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका था ना। तो बताइए, ये कह रहा है कि फिर वही क्वेश्चन नीट 2005 में, तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 एज द फॉलो। तो ये बताओ, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K1 है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K2 है। तो इसके लिए हमसे चारों ऑप्शन पूछा है, K2 बराबर ये होगा, K2 बराबर ये होगा, K2 बराबर ये होगा, K2 बराबर ये होगा। अच्छा, जिसके बराबर लाना है उसको हम मान लेते हैं मेन इक्वेशन, जिसके बराबर लाना है उसको मान लेते हैं मेन इक्वेशन। चलो, हमने क्या K2 बराबर लाना है, तो K2 को हमने क्या मान लिया मेन इक्वेशन मान लिया। ये हमारा K2 बराबर लाना है, तो इसको क्या मान लिया हमने मेन इक्वेशन मान लिया। तो बताओ, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी में उलट फेर करके लाएंगे। तो बताओ मेन इक्वेशन में, ये मेन इक्वेशन में ये NO2 कहाँ है, लेफ्ट साइड में है 2 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है राइट साइड में है 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। मेन इक्वेशन में NO2 कहाँ है लेफ्ट साइड में है 2 मोल है। तो ये बताओ, इसमें क्या करना उलट फेर कर लेना है। तो बताओ यहाँ कहाँ है, एक राइट साइड में 1 मोल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा पहले रिवर्स करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी K1 को रिवर्स किया और क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा ए वाला। कौन सा ऑप्शन, K2 बराबर 1/K1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हमसे कह देता K1, अगर दे देता K1 बराबर कितना K2 हो जाएगा, तो हम अगर K1 बराबर पूछता, तो K1 बराबर पूछता तो K1 को हम क्या बना लेते हैं मेन इक्वेशन। K1 बराबर अगर पूछता तो हम इसको क्या मान लेते हैं मेन इक्वेशन, ये हमारा मेन इक्वेशन हो जाता। इसी में उलट फेर करके लाना है दूसरे वाले में। तो बताइए मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में NO2 कहाँ है राइट साइड में है 1 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है लेफ्ट साइड है 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स, क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड का मतलब कि उसका आधा करना पड़ेगा। यानी इसके इसमें मैंने क्या किया रिवर्स किया, तो 1/, क्या हो जाएगा K2, 1/K2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/K2 हो जाएगा, और आधे से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा इसके पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 1/√K2। क्या हो जाएगा K1 बराबर क्या हो जाएगा 1/√K2। बार बार वही क्वेश्चन, नीट 2005। क्लियर है, अगला, अगला क्वेश्चन नीट 1998, वही क्वेश्चन है, बस देखना वही क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एकदम फ्री फंड वाले हैं, एक लाइन में
फ्री फंड वाले क्वेश्चन है, देखने में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है मगर एक लाइन का क्वेश्चन कह रहा है कि इफ K1 K2 और रिस्पेक्टिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। बिल्कुल आसान, फिर वही काम। तो इसके लिए पूछा है तो इसको क्या मान लेंगे हम, मेन इक्वेशन। इसको क्या मान लेंगे, मेन इक्वेशन मान लेंगे, और इन्हीं दोनों में उलट फेर करके लाना है। तो इसका मेन इक्वेशन मान लेते हैं, मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो K बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेन इक्वेशन, और इन्हीं दोनों में उलट फेर करके लाना है। तो बताइए मेन इक्वेशन ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन, इन्हीं दोनों में उलट फेर करके लाना है। तो बताइए मेन इक्वेशन में XeO4 कहाँ पे है, राइट लेफ्ट साइड में है, 1 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, इस वाले में है, लेफ्ट साइड में है, 1 मोल है। तो इसको क्या कर रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, K2 ऊपर ही रहेगा और उतना ही रहेगा। अच्छा अच्छा बताइए, फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ बताओ मेन इक्वेशन में बताइए, ये 2HF लेफ्ट साइड है, 1 मोल है, 2 मोल है, लेफ्ट साइड में है और 2 मोल है, जबकि इन दोनों में HF कहाँ पे है, यहाँ पे पहले वाले में है, राइट साइड में है, 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ मेन इक्वेशन में HF कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, 2 मोल है, जबकि इन दोनों में कहाँ है, इसमें है, राइट साइड में है, 2 मोल है। तो इसको बस क्या करना है, रिवर्स, यानी इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब 1 अपान क्या हो जाएगा, K1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, K2 अपान K1। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 1998 में। क्लियर है। अगला, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन, नीट 1996। नीट का पैटर्न यही है, बस वैल्यू चेंज कर देगा, यही पैटर्न है, बस वैल्यू चेंज कर देगा। बताइए नीट 1996 का क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया है, K दिया है, और हमसे पूछा देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ये इस रिएक्शन के लिए पूछा है। तो बताओ ये हमारा, ये इसके लिए पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन, और इसी में उलट फेर करके लाना है। तो मेन इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश हो जाएगा। तो बताओ ये इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, K दिया है, और इसके लिए पूछा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं K डैश हो जाएगा। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसे में उलट फेर करके लाना है। अच्छा, मेन इक्वेशन में अमोनिया कहाँ है, लेफ्ट साइड है, 2 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है, राइट साइड है, 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स कर देंगे तो K डैश बराबर 1 अपान K1। तो आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, 1 अपान K1, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 1996। बार बार वही क्वेश्चन, एकदम हल्के एक एक लाइन के क्वेश्चन है। क्लियर है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ये रिएक्शन है, इसके लिए K1 है, और ये रिएक्शन है, इसके लिए K2 है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, चलो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है, 1989 का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, वो क्वेश्चन था। तो चलो ऑप्शन देख लो, K1 बराबर, ये K1 बराबर इतना होगा, K1 बराबर इतना होगा, K1 बराबर इतना होगा, K1 बराबर इतना होगा। चलो देख लेते हैं K1 बराबर कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन है, बताइए नीट 1989 का, 1989 में पूछा गया, तो वही क्वेश्चन पूछा गया, K1 K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन के लिए K1 है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो हमसे पता है कि बताओ K1 और K2 में क्या रिलेशन है। चलो हम पहले K1 निकालते हैं, K1 बराबर कितना हो जाएगा। तो K1 बराबर निकालना है तो K1 को मेन इक्वेशन मान लोगे, तो इस वाले को क्या मानोगे, मेन इक्वेशन, और इसी में उलट फेर करके लाना है। तो बताओ मेन इक्वेशन में NO कहाँ पे है, राइट साइड में है और 2 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, 1 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, और क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर इसको रिवर्स, K1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान K2, और क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर K2 बराबर अगर हमें निकालना होता तो K2 बराबर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, K1 बराबर था तो ऑप्शन देख लेना। तो ये K1 बराबर ये हो जाएगा, K2 बराबर ये, K1 बराबर 1 अपान K2 हो जाएगा। तो ये बताइए, कहने का मतलब ये हुआ, अगर K2 बराबर हमसे पूछता तो ये बताओ इसके लिए क्या है, K1, और ये क्या है, K2। अगर हमें K2 बराबर पूछता तो K2 बराबर क्या हो जाता, तो K2 को क्या बराबर, जिसके बराबर लाना है उसको क्या मान लेंगे, मेन इक्वेशन। इसको क्या मानेंगे आप, मेन इक्वेशन। इसको क्या मानेंगे, मेन इक्वेशन। ये हमारा मेन, इसी में उलट फेर करके लाएंगे। अच्छा, मेन इक्वेशन में NO कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, 1 मोल है, जबकि इसमें कहाँ है, राइट साइड में है, 2 मोल है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और 1 मोल करने के लिए 2 से डिवाइड, यानी आधे से मल्टीप्लाई। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स किया तो 1 अपान K1 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने का मतलब आधे से मल्टीप्लाई करने, K2 बराबर 1 अपान
K1 का ये 1/K1 के पावर 1/2। तो सिंपल ये था आपका ऑप्शन। K2 बराबर पूछा था तो K2 बराबर क्या आ गया, तो K1 बराबर पूछा था तो K1 बराबर क्या आ गया है, 1/K2 का स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1/1989 का 1/K2 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 1989। तो ये था नीट का पहला पैटर्न। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में नीट का पहला पैटर्न ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से वैल्यू जिसका पूछा है वो मेन इक्वेशन, बाकी सब में उलटफेर करना है। अगर रिवर्स करेंगे तो 1/, में हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 पावर में लग जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उसके पावर में 1/2 हो जाएगा। सिंपल एक पैटर्न, नीट का पहला पैटर्न ये है। क्लियर है।